सुबह का वक्त एक आलीशान विला में एक किंग साइज बेड पर एक आदमी सोया हुआ था। उसने सिर्फ अपनी पेंट्स पहनी हुई थी। वही उसके पास एक लड़की भी सोई हुई थी। थोड़ी देर बाद उस लड़की की नींद खुल गई। वो उठी और अंगड़ाई ली। फिर उसने अपने पास में सोए उस इंसान को देखा। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो उसकी तरफ झुक उसे जैसे ही किस करने वाली थी कि एक बड़े से हाथ ने उसे रोक दिया और उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया। वो लड़की दर्द से चीख उठी, आह मिस्टर राजपूत, आपने ये क्या किया? मुझे कितनी जोर से लगी। तभी लगनी भी चाहिए। एक कड़क रूखी लेकिन शानदार आवाज उस कमरे में गूंज उठी। वो लड़की बोली, क्या मतलब है आपका? वो उठा और बोला, मतलब ये है कि तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मेरे जगाने से पहले यहाँ से गई क्यों नहीं? वो गुस्से से चिल्लाया, विक्की, विक्की। उस आवाज को सुनते ही एक लड़का जो लगभग 25-26 साल का था भागकर अंदर आया और बोला, जी सर। वो उसे घूरते हुए बोला, ये लड़की अभी तक यहाँ क्यों है? तुम्हें याद दिलवाना पड़ेगा कि मेरे जगाने से पहले ये गंदगी साफ हो जानी चाहिए। वो लड़की बीच में बात को काटते हुए बोली, गंदगी? अब मैं गंदगी हो गई? कल पूरी रात तुम मेरे साथ थे, तब मैं तुम्हें गंदगी नहीं लगी? उसने उस लड़की से कुछ नहीं बोला। वो मुड़ा और बिक्की से बोला, देख क्या रहे हो, लेकर जाओ इसे यहाँ से। वो लड़की बोली, तुम कितने बुरे हो। मुझे लगता था तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें कितना एडमायर करती थी, पर तुम उसके लायक ही नहीं हो। मेरे डैड ने सही कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, पर मैंने नहीं सुनी और तुम्हारे साथ ये सोचकर वो सब भी किया कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो। वो मुड़ा और हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एडमायर ना करने से मुझे कुछ फर्क भी पड़ेगा? नहीं, मैं दर्श राजपूत हूँ। दर्श राजपूत मध्य प्रदेश के राजपूत राजबाड़े खानदान से था। राजा महाराजा तो अब नहीं थे, लेकिन दर्श किसी राजा से काम नहीं था। वो हीरो के व्यापार की दुनिया का किंग था। वो लीगल और इलीगल दोनों तरह के डायमंड का व्यापार करता था। वो एक लोमड़ी की तरह चालक और शेर की तरह बेखौफ था, और उतना ही क्रूर। बिजनेस की दुनिया उसे राक्षस के नाम से जानती थी। उसके दो छोटे भाई बहन थे जिनके नाम रति और यश था। दर्श फिर बोलने लगा, रही बात बीती रात की, तो मैं वो पहला नहीं हूँ जिसके साथ तुमने रात गुजारी है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। तुम पैसों के लिए किसी के भी साथ सो सकती हो। ये बोल उसने विक्की को इशारा किया और उस लड़की की कोई बात सुने बिना अंदर बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही विक्की ने उस लड़की को एक छोटा सा बैग दिया और बोला, आप अब जा सकती है प्लीज। उस लड़की ने उस बैग को देखा और बोली, क्या है इसमें? विक्की बोला, आपकी एक रात की कीमत है, कम लगे तो बता दीजिएगा, और नीचे गाड़ी खड़ी है, आपको जहां जाना हो ड्राइवर को बात दीजिएगा, आपको छोड़ कर आएगा। ये बोल वो जाने लगा। तभी वो लड़की विक्की की तरफ वो बैग फेंक देती है और बोली, तुम्हें मैं धंधे वाली लगती हूँ जो तुम्हारे बॉस के साथ पैसों के लिए सोई? हम ऐसे पैसों में मेरे एक जोड़ी जूते भी ना आए और तुम मुझे पैसे दिखा रहे हो? जानते हो कौन हूँ मैं? सिंह ऑफ ग्रुप की एकलौती बारिश हूँ मैं, समझे? विक्की रुक गया और हंसते हुए बोला, मैं तो समझ गया, लेकिन अंदर जो आदमी बात ले रहा है वो नहीं समझेगा, सो प्लीज आप चलिए यहाँ से, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही सिंह ऑफ ग्रुप के लिए, क्योंकि वो अगर चाहे तो आप रोड पर आ सकती है। वो लड़की गुस्से से बोली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पुलिस कंप्लेंट करूंगी कि उसने मेरे साथ रेप किया है। ये सुनते ही विक्की जोर से हंसा, हा 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 हा, पुलिस कंप्लेन करोगी और पुलिस तुम्हारी कंप्लेन मानेगी? विक्की उसकी तरफ झुका और बोला, तुम्हें क्या लगता है जिस आदमी के खिलाफ तुम कंप्लेन करने की बात कर रही हो कौन है? वो धीरे से उसके पास आकर बोला, वो एक राक्षस है, यकीन ना आए तो अपने बाप से पूछ लेना, नाउ यू कैन गो। वो जाते हुए बोली, मैं ये भूलूंगी नहीं मिस्टर दर्श राजपूत, इसका बदला लेकर रहूंगी। अफसोस करोगे तुम कि रागिनी सिंह के साथ ऐसा क्यों किया। ये बोल वो गुस्से से वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद दर्श टोबे कमर पर लपेटे बाहर निकला और बिक्की से बोला, गई वो लड़की? विक्की बोला, जी सर। गुड। दर्श बोला, आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है? विक्की बोला, जी नहीं सर, आज कोई मीटिंग नहीं है, पर 2 दिन बाद डायमंड की डिलीवरी होने वाली है। दर्श बोला, 2 दिन बाद क्यों? ये तो आज शाम तक हो जानी चाहिए थी, लेट क्यों है? विक्की बोला, सर आज हो जाती, पर इस बार उन हीरो के साथ दूसरे हीरो की भी डिलीवरी होनी थी, पर कस्टम वाले इस बार कुछ ज्यादा ही ईमानदारी दिखा रहे हैं। अपने लड़कों को काफी दिक्कत हुई इस बार हीरे निकालने में, इसलिए लेट हो गया। हमम दर्श ने सिर हिलाया और फिर बोला, रति कहाँ है? कॉलेज कैसा चल रहा है उनका? और यस वो क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है वो आजकल ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं, कहाँ है पता किया? विक्की बोला, यस सर, छुट्टियां बिताने हवाई गई है, पर वो कब तक लौटेंगे नहीं पता। और सर रही बात मैडम की, वो रोज अपने कॉलेज जाती है और कुछ बॉडीगार्ड उनके साथ जाते हैं। ये बोल विक्की ने सिर झुका लिया। दर्श बोला,
ठीक है, ऐसे ही बॉडीगार्ड को उनके साथ रहने को कहो और हाँ, उन्हें पता ना चले। और तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। विक्की जी सर बोलकर नीचे चला गया। दर्श अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था और कुछ सोच रहा था। वो बोला, ये लड़कियां इतनी इरिटेटेड क्यों होती है। उसकी चेस्ट पर एक निशान था जिसे वो घूर रहा था। उसकी आंखें कठोर इमोशनलेस थी। उस निशान को देख वो बोला, कितना अनाइंग है ये। और अपनी शर्ट पहन ली और तैयार हो नीचे चला गया। उसे नीचे आता देख सारे नौकर डर के इधर उधर अपना अपना काम करने लगे। दर्श चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। एक नौकर जल्दी से उसे नाश्ता देने लगा। विक्की वहीं खड़ा था। दर्श बोला, तुमने नाश्ता किया। विक्की सिर झुकाकर, जी सर। हम ठीक है, सारा सामान ले लिया ना जी सर। विक्की बोला। दर्श हम मम्मम मैं सिर हिला। खाना खाने लगा। दोपहर का वक्त। दर्श एक फाइल में कुछ काम कर रहा था। लैपटॉप उसके सामने रखा था। तभी उसके कैबिन के दरवाजे पर नोक हुआ। वो बोला, कम इन। जो अंदर आया वो विक्की था। वो कुछ घबराया हुआ था। दर्श बोला, हम क्या बात है। विक्की बोला, सर वो दर्श उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ। विक्की बोला, सर वो राघव का फोन आया था। वो रति मैम ने अपनी कलाई काट ली है, वो हॉस्पिटल में है। दर्श ने ये सुना और उसके हाथ से फाइल छूट गई। वो गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने। रति ने कलाई काट ली है, पर क्यों। पता नहीं सर, पर राघव ने इतना ही बताया कि उन्होंने अपनी कलाई काट ली। वो सिटी हॉस्पिटल में है, बाकी तो वहां जाकर ही पता चलेगा। दर्श गुस्से से बोला, तो देख क्या रहे हो, चलो जल्दी। और अपना कोट ले जल्दी से वहां से निकला। विक्की उसके पीछे भागते हुए सोच रहा था, ये कौन जिस ये अपनी सामत बुलाई। और ये पागल लोगों को ये राक्षस ही मिलता है पंगा लेने के लिए, पर अब क्या ही कर सकते हैं। और उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी लाने को कहा। वो नीचे पहुंचे तब तक ड्राइवर गाड़ी ले मेन गेट पर ही खड़ा था। विक्की ने भागकर दरवाजा खोला। दर्श गाड़ी में बैठ गया। विक्की आगे वाली सीट पर जल्दी से बैठते बोला, सिटी हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से भगा दी। ऑफिस में ये सब देख सभी लोग हैरान थे कि सर आज ऐसे इतनी जल्दी कहाँ चले गए। लगभग 15 मिनट बाद गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी। विक्की ने जल्दी से उतर कर गाड़ी का दरवाजा खोला। दर्श जल्दी से उतर अंदर जाने लगा। राघव वही बाहर लिफ्ट के पास ही खड़ा था। वो भागकर दर्श के पास आया। दर्श गुस्से में उसका गला दबाते हुए बोला, हमारी बहन के साथ ये सब हो जाने से पहले तुम मरे क्यों नहीं। और उसे घसीटता अंदर ले जाने लगा। विक्की ने भागकर राघव को उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोला, सर छोड़ दीजिए वरना ये मर जाएगा। दर्श बोला, इसे मर ही जाना चाहिए। राघव कुछ कहना चाहता था, सर प्लीज उसकी बात तो सुन लीजिए। ये सुनते ही दर्श ने उसे छोड़ दिया, पर उसे ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो कि अगर एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं हुई तो आज उसका आखिरी दिन है। तभी विक्की बोला, क्या हुआ था जो मैम ने ये सब किया। राघव जब थोड़ा होश में आया तब बोला, सॉरी सर, हम मैम को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, बट हम हर जगह उनके साथ नहीं जा सकते। सिर्फ लेडी स्टाफ ही अंदर उनके रूम में जा सकता है। सुबह मैम जब कॉलेज गई तो हम सब उनके साथ थे और सब ठीक था। घर लौटाते समय वो थोड़ी गुस्से में लग रही थी। मुझे लगा शायद ज्यादा पढ़ने से ऐसा होगा। घर पहुंच मैम रोज की ही तरह अपने कमरे में चली गई। जब मेड खाना लेकर गई तो उन्होंने थोड़ी देर बाद खाने को बोला। जब मेड दोबारा खाना लेकर गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। मेड जल्दी से भागकर नीचे आई और हम सब ने ऊपर जा मैम से दरवाजा खोलने को कहा, पर मैम ने जब दरवाजा नहीं खोला तब हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा। तब तक मैम बेहोश हो गई थी और हम लोग जल्दी से उन्हें यहाँ ले आए। वो तीनों उस रूम के बाहर पहुंच गए जहाँ रति थी। रूम से डॉक्टर निकल ही रहे थे। दर्श बोला, कैसी है हमारी बहन। डॉक्टर बोला, सर घबराने की कोई बात नहीं, एवरीथिंग ओके। आपके आदमी बहुत तेज है, बिल्कुल सही टाइम पर उन्हें यहाँ ले आए। थोड़ी और देर होती तो सच में उनकी जान को खतरा होता, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। आप उनसे मिल सकते हैं, उन्हें होश भी आ गया है। ये बोल डॉक्टर जाते हुए बोला, सर वैसे तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैम जब बेहोश थी तो किसी रजत का नाम बड़बड़ा रही थी। शायद उनके कलाई कटाने के पीछे ये रजत हो सकता है। दर्श जल्दी से अंदर चला गया। विक्की बाहर ही रुक गया। राघव भी वही था। तभी विक्की राघव की तरफ मुड़ा और उससे बोला, तुम पागल हो या शायद मरना चाहते हो। जब तुम्हें पता था मैम हॉस्पिटल में है तो क्या जरूरत थी सर के सामने आने की, वो भी तब जब सर अभी तक मैम से मिले नहीं थे। राघव सिर झुकाकर बोला, सॉरी सर, हम फिर कभी मत करना ऐसे, वरना शायद अगली बार तुम्हें ना बचा पाऊं। और उधर रूम में दर्श अंदर गया। रति अपने बेड पर आराम से लेटी थी। उसने दर्श को देखा और बोली, भाई आप यहाँ। दर्श बोला, क्यों नहीं हो सकते क्या। रति झेप गई और बोली, हमने ऐसा नहीं कहा भाई। दर्श उसके पास गया और बोला, हम आपसे नाराज है, आपने ऐसा क्यों किया बताएगी आप हमें। रति चुप हो गई। दर्श फिर से बोला, हमने कुछ पूछा है गुड़िया, बातेगी क्यों किया आपने ये, और ये रजत कौन है। दर्श के मुंह से रजत का नाम सुन रति दंग रह गई। वो बोली, भाई आप रजत को कैसे जानते हैं।
आप बताएगी या हम पता करें उनके बारे में? अगर हमें पता चला कि आपके ये सब करने के पीछे उसका हाथ है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं उसे। रति लड़की उससे बोली, नहीं भाई आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे, प्रोमिस करें, हम तभी आपको उनके बारे में बातेंगे। दर्श गुस्से से बोला, नहीं आप तो बताएगी उसके बारे में, मौका दे रहे हैं क्योंकि अगर हमने उनके बारे में पता किया ना तो शायद वो जिंदा ही ना बचे। रति लड़की जोर से चिल्लाती हुई बोली, भाई अगर आपने उन्हें कुछ भी किया तो शायद इस बार आप हमें जिंदा ना देख पाए। दर्श उसकी तरफ मुड़ा और बोला, आप हमें उस लड़के के लिए धमकी दे रही है? अच्छा है हमारे ही प्यार ने आपको इतना जिद्दी बना दिया है। रति लड़की, नहीं भाई, बस हम ये नहीं चाहते कि आप गुस्से में कुछ गलत ना कर दें क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि वो गलत नहीं है, बस उस लड़की की खूबसूरती ने उन्हें बहका दिया है, वरना वो ऐसे नहीं है और हम बहुत अपसेट हो गए थे इसलिए ऐसा कदम उठा लिया, सॉरी भाई। दर्श पाउटिंग उस कैसे पास बैठाते हुए बोला, ठीक है आपको वो लड़का चाहिए? रति लड़की सिर हाँ में हिलाती हुई बोली, तारांकन तारांकन तारांकन, जी भाई। दर्श पाउटिंग, ठीक है पर उससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा। रति लड़की, कैसा प्रॉमिस भाई? दर्श पाउटिंग, यही कि जो आज हुआ वो फिर कभी नहीं दोहराना चाहिए, वरना हम उस लड़के को मारने से पहले सोचेंगे भी नहीं। रति लड़की खुशी से, प्रॉमिस भाई ऐसा फिर कभी नहीं होगा। दर्श पाउटिंग, ठीक है अब आप आराम कीजिए, हमें ऑफिस में काम है, हम चलते हैं। तारांकन तारांकन, ये बोल वो खड़ा हो वहां से जाते हुए अचानक पीछे मुद्दा और बोला, अच्छा उस लड़की का नाम क्या है? रति लड़की बोली, तारा नाम है उस लड़की की का। दर्श पाउटिंग हमम में सिर हिलाकर चला गया। जब वो बाहर आया तो बिक्की वही खड़ा था। दर्श को बाहर आता देख उसके पास आकर बोला, सर मैम ठीक है। दर्श पाउटिंग बोला, हम अच्छा बिक्की जरा पता करो ये तारा कौन है? सेम कॉलेज, बस 1 घंटा है तुम्हारे पास औक। बिक्की उसके पीछे जाते हुए बोला, जी सर हो जाएगा। दर्श पाउटिंग हमम में सिर हिलाकर लिफ्ट में चला गया। बिक्की भी उसके पीछे गया और वो दोनों ऑफिस की ओर चले गए। लगभग 1 घंटे बाद बिक्की दर्श की ऑफिस में आया। उसके पास एक टैब था, उसने वो दर्श पाउटिंग को दिया और बोला, सर इसमें उस लड़की की सारी डिटेल्स है। दर्श पाउटिंग, हम यही रख दो और वो सक्सेना के ऑफिस जाओ और सैंपल्स ले आओ औक। बिक्की, जी सर। बोल वहां से जाते हुए सोच रहा था कि शैतान इतना शांत क्यों है, पता नहीं किसकी लाइफ तबाह होने वाली है, और वो बाहर चला गया। जब बिक्की बाहर चला गया तब दर्श पाउटिंग ने तब को टेबल से उठाया और उसे स्क्रॉल करने लगा। उसने उस फाइल पर टैप किया जिसके बारे में बिक्की उसे बता कर गया था, पता नहीं क्यों पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फाइल खोली, उस फाइल का नाम था मिस तारा दास। दर्श पाउटिंग ने उस नाम को देखा और वो फाइल ओपन कर दी। वो फाइल खुलते ही उसके सामने तारा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आने लगी। फादर मिस्टर गोपाल दास, कॉलेज डीन, मदर मिसेज माहेश्वरी दास, हाउस वाइफ मीस तारा दास, फैशन डिजाइनर, फाइनल ईयर, और उसकी सारी डिटेल्स पढ़ेगा कर उसने टैब साइड में रख दिया और अपना काम करने लगा। शाम ले लगभग 7 बजे बिक्की ऑफिस आया। वो कई सारे सैंपल्स लाया था। उसने वो दर्श पाउटिंग दिए और बोला, सर चलिए घर जाने का वक्त हो गया। दर्श हम में सरहिला उसे अपना बैग पकड़ा देता है। बिक्की वो लेकर उसके पीछे चलने लगता है। आधा घंटे बाद दर्श पाउटिंग बोला, बिक्की मेरे स्टडी रूम में आओ, कुछ बात करनी है। बिक्की उसके पीछे जाते हुए, जी सर। सुबह के लगभग 10 बजे डीन के ऑफिस में 5 से 6 लोगों की एक टीम अंदर आए। गोपाल जी, जी कहिए मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ? उन लोगों में से एक आदमी बोला, सर हमें आपकी ऑफिस के सर्च वारंट मिले तो प्लीज आप कोऑपरेट करेंगे। गोपाल जी, जी मेरी ऑफिस के सर्च वारंट में कुछ समझा नहीं। वो ऑफिसर फिर से बोला, सर हमें आपकी ऑफिस में कुछ इनलीगल होने की रिपोर्ट मिली थी, ये रहा उसका सर्च वारंट। उनमें से एक आदमी आगे आकर गोपाल जी को एक लेटर देता है। गोपाल आदमी स्कूल जी उसे पढ़कर वहीं पड़े सोफे पर बैठ गए। वो सारे लोग ऑफिस में इधर सारी चीजें उठा कर देखने लगे, सारी फाइल्स सब एक एक कर चेक करने लगे। लगभग आधा घंटे बाद उन्हें एक फाइल मिली जो गोपाल जी के डेस्क के लॉकर में रखी थी। एक आदमी अपने बड़े बड़े अधिकारी से बोला, सर ये देखिए ये क्या मिला। तभी एक और आदमी वही लगी एक अलमारी से एक ब्रीफकेस निकलता है और बोला, सर ये देखिए ये ब्रीफकेस मिला है। वो ऑफिसर वो फाइल और वो ब्रीफकेस को ले जाकर गोपाल जी के सामने टेबल पर रख देता है। गोपाल आदमी, स्कूल जी ये सब क्या है? ऑफिसर मेरी ऑफिस में क्या कर रहा है? वो ऑफिसर बोला, यही तो हम जानना चाहते हैं, ये सब क्या है? वो फाइल उठाते हुए बोला, ये मेडिकल की शीट, ये केस बताइए। गोपाल जी, ये सब क्या है? आपने स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, आपने पैसों के लिए मेडिकल की सीट बेची है।
गोपाल आदमी स्कूल जी नहीं, ये मैंने नहीं किया ऑफिसर, मेरा यकीन मानो, ये किसी की साजिश है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। हम कोई हंगामा नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं, तो हमें बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपको मुजरिम की तरह पकड़ कर ले जाए। आप आ जाइए, हम लोग बाहर वेट करते हैं। ये बोल वो ऑफिसर उस फाइल और बैग को लेकर बाहर चला गया। गोपाल जी आदमी स्कूल बेबस होकर उनके साथ चले गए। कॉलेज के बाहर एक गाड़ी पार्क थी। वो ऑफिसर बोला गाड़ी में बैठ जाइए, और वो खुद भी गाड़ी में आगे बैठ गया। बाकी के और लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए। पहली गाड़ी में बैठा वो ऑफिसर आदमी सोच रहा था कि इन जैसे सज्जन आदमी ने ऐसा क्या कर दिया जो वो नाराज हो गया, और उसने एक नज़र गोपाल आदमी स्कूल जी को देखा और अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के सामने रुकी। सारे लोग आदमी उतरकर अंदर चले गए। उस ऑफिसर ने गोपाल आदमी स्कूल जी से कहा अंदर चलिए। गोपाल आदमी स्कूल जी भी गाड़ी से उतर उसके साथ अंदर चले गए। उन्हें एक रूम में ले जाकर एक चेयर पर बिठा दिया, और उसी ऑफिसर ने कहा प्रोफेसर साहब आप यही बैठिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आपसे आकर कुछ सवाल जवाब करेगी। और ये बोल वो भी वहां से जाने लगा। तभी गोपाल आदमी स्कूल जी बोले सर, आपने मेरे फोन ले लिया है, मैं मेरे घर बात करना चाहता हूँ और अपने लॉयर से भी बात करूंगा, तो क्या मुझे मेरा फोन मिल सकता है? ऑफिसर आदमी बिल्कुल, लेकिन मेरे सामने ही आपको बात करनी होगी। ये बिल उसने फोन उन्हें पकड़ा दिया। सबसे पहले गोपाल आदमी स्कूल जी ने अपने लॉयर को कॉल की, पर उसका फोन नहीं लगा। फिर उन्होंने अपने घर कॉल की, फोन उनकी वाइफ ने उठाया। गोपाल जी आदमी स्कूल ने उन्हें सारी सिचुएशन बताई। दूसरी तरफ एक प्यारी सी लड़की जिसने जीन्स और एक ब्लैक कलर की टॉप पहनी थी, उसकी बड़ी बड़ी काजल से सनी हुई आंखें, काले घुंघराले बाल, गोरा रंग, परफेक्ट फिगर, अगर कोई एक बार देख ले तो अपनी नजरें ना हटा पाए। लाइब्रेरी में बैठी बुक पढ़ रही थी। तभी उसका फोन बजा। जब उसने देखा कि फोन उसके घर से था, उसने फोन उठाकर कहा क्या हुआ मॉम? उधर से उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आई, तारा कहाँ पर है तू? जल्दी घर पर आ जा, तेरे पापा पुलिस स्टेशन में है। तारा तेज आवाज में, पुलिस स्टेशन में? पर क्यों? तारा की मॉम बोली मुझे नहीं पता है, बस तू घर पर आ जा जल्दी से। ओके ओके मॉम, आप डरिए मत, मैं अभी आ रही हूँ बोल तारा ने जल्दी से अपना सामान समेटा और घर के लिए निकल गई। उसने रास्ते में अपने दोस्त आरव लड़का को कॉल किया और कहा कि वो जल्दी से उसके घर पर आ सकता है। आरव लड़का बोला तू इतनी घबराई क्यों है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तारा बोली पहले तू घर तो आ जा, मैं घर आकर तुझे सब बताती हूँ। आरव बोला ठीक है, मैं तेरे घर पर पहुँचता हूँ बोल। वो भी जल्दी से अपनी बाइक लेकर तारा के घर के लिए निकल गया। वो दोनों घर पहुँचे। उसकी माँ सोफे पर बैठी रो रही थी। तारा जल्दी से भागकर अपनी मॉम के पास गई। क्या हुआ, क्या क्या हुआ मॉम? तारा ने पूछा। तारा की माँ ने उसे सारी बात बताई जो उसके पापा ने बताई थी। तारा हैप्पी पर्सन बोली आप चिंता मत करिए मॉम, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर पता करती हूँ क्या बात हुई है, क्योंकि पापा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तभी आरा बोला हाँ अंकल, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही ईमानदार हैं। चलो आरव पुलिस स्टेशन चलकर देखते हैं क्या बात हुई है। अरब ने हाँ में सर हिलाया और दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। जैसे ही वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए, कोई था जो उन पर नजर रखे हुए था। उसने अपने फोन में उन दोनों के पुलिस स्टेशन पहुंचने की वीडियो रिकॉर्ड की और कहीं भेज दी। दूसरी तरफ एक केबिन में एक आदमी पाउटिंग बिना इमोशन के बैठा हुआ था। वो अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई। उसने वो वीडियो ओपन की और देखने लगा। वीडियो देख वो एक शैतानी स्माइल करता है और बड़बड़ता हुआ बोलता मिस तारा पाउटिंग, मैं देखता हूँ तुम्हारा ये आशिक कब तक तुम्हारा साथ देता है, और फोन रख अपना काम करने लगा। उधर पुलिस स्टेशन में तारा और आरव एक साथ अंदर गए। वो अंदर जा ही रहे थे कि एक पुलिस अधिकारी वाले ने उन्हें रोक दिया और बोला है तुम दोनों अंदर कहाँ जा रहे हो? तारा बोली सर मेरे पापा से मुझे मिलना है प्लीज। पुलिस वाला हंसा और बोला तुम किसी पार्क में घूमने आए हो? ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ किसी से ऐसे ही नहीं मिल सकते समझी। अपने पापा से मिलना है तो या तो वकील लेकर आओ या फिर उनसे मिलने के लिए पहले से टाइम लेना पड़ेगा। जब मिलने का टाइम हो तब अभी तो मैं यहाँ से जा सकते हो, तो पुलिस वाला बोला। तारा निराश होकर पीछे मुड़कर जाने लगी। तभी उस पुलिस वाले ने उससे पूछा अच्छा कौन है तुम्हारे पापा, मैं उन्हें बता दूंगा कि आपकी बेटी आपसे मिलने आई थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि वो पुलिस आदमी वाला भी उसी खूबसूरती देखकर हैरान था और बहुत ही नरमी से बात कर रहा था। तारा पाउटिंग जल्दी से बोली सर गोपाल दास जी। पुलिस वाला बोला अरे हाँ, उन्हें आज लाया गया है। यहाँ देखने में तो वो बड़े शरीफ लगते हैं, पर एक नंबर के बेईमान है। तारा बोले क्या मतलब है आपका? अभी दूसरी तरफ से एक पुलिस आदमी वाला बोला देखो मैडम, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा को मेडिकल की सीट बेचने के इल्जाम में सीबीआई वालों ने पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन रूम में उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता उनसे कोई भी नहीं मिल सकता है, समझी आप? तारा बोली नहीं, मेरे पापा ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते।
पुलिस वाला हंसा और बोला, तेरे जैसे बच्चों के पापा घर में बड़े शरीफ बनते हैं, अपने बच्चों के हीरो होते हैं, लेकिन बाहर दूसरों के बच्चों का हक मारते हैं ताकि अपने बच्चों को जो वो चाहे दे सके। तारा बोली, तमीज से बात करिए। पुलिस वाला गुस्से में बोला, बहुत ज्यादा अच्छा काम करके नहीं आया है जो कि मैं उससे तमीज से बात करूंगा, देखना तुम बहुत लंबा जाएगा। तारा फिर से कुछ कहने को थी, आर्व ने उसे खींचते हुए कहा, बस कर, पहले यहाँ से चल, फिर सोचते हैं कि हम अंकल को बाहर कैसे निकाला जाए। ओके, अभी तू सब बिगाड़ देगी। और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा तो दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। तारा पाउटिंग बोली, ही नहीं यार, मेरे पापा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अरे बोला, मुझे पता है यार, अंकल कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो आपस में दोनों बात कर रहे थे कि तभी एक अधेड़ उम्र का पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, सही कह रहे हो बच्चों, उन्होंने ऐसा नहीं किया को, उन्हें सिर्फ फंसाया गया है। तारा और आरव दोनों ने ही उस पुलिस वाले की तरफ एक साथ देखा। तारा बोली, देखा, मैंने कहा था ना, मेरे पापा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। सर, आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पापा से मिलना है और पूछना है कि उन्हें किसने फंसाया है। पुलिस वाला बोला, अरे बेटा, मेरे जैसा पुलिस वाला तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ और मैं एक मामूली सा हवलदार हूँ। ये सब तो बड़े बड़े साहब लोगों का काम है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो तुम उसे मदद ले सकती हो। ये बोल वो वहां से चला गया। आरव बोला, चल यार, तेरे वकील अंकल के पास चलते हैं। तारा बोली, नहीं यार, पापा ने कहा था, अंकल का फोन ही नहीं लग रहा है। आरव, लड़का तो उनके घर चलते हैं। तारा बोली, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चल जल्दी चल, अंकल के घर जाते हैं। ये बोल तारा आरव के साथ वकील के घर के लिए निकल गई। जब वो दोनों वकील के घर पहुंचे तो उसका घर बंद था। उसके चपरासी ने कहा कि साहब तो अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हैं। तारा निराश हो गई और बोली, यार, अंकल को भी अभी घूमने जाना था, अब क्या करेंगे? तभी आरव बोला है, ठीक है, तुम मेरे घर चल, पापा के वकील के पास चलेगी, शायद वो तेरी कोई हेल्प कर दे। तारा बोली, औक, चल चलते हैं। लगभग आधे घंटे बाद आरव ने अपने पापा को फोन करके अपने वकील को घर पर ही बुला लिया था। वो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। आरव और तारा एक साथ घर में अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा उसके और उनके वकील आपस में कुछ बातें कर रहे थे। आरव के पापा ने तारा को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? तारा बोली, अंकल, वो पापा पुलिस स्टेशन में है और वकील अंकल भी छुट्टी पर अपनी फैमिली के साथ कहीं चले गए, इसलिए आपसे हेल्प लेनी पड़ी। आरव के पापा बोले, अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम आरव की दोस्त हो तो तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। ये बोल वो उठकर खड़े हो गए और बोले, जो भी प्रॉब्लम है इनको बता दो, यह शायद तुम्हारी मदद कर दे। वहां से चले गए। तारा उनके वकील से बात करने लगी। तारा उनके वकील को सारी बात बताए। वकील आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपके पापा की बेल के लिए अप्लाई कर देता हूँ। वो बातें कर ही रहे थे कि उनका फोन बजा। उन्होंने फोन उठाकर बात करना शुरू कर दी। उधर से किसी ने कुछ कहा, उस तरफ की बात सुना। वो उठते हुए बोले, सॉरी बेटा, पर मुझे जाना होगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये बोल वहां से उठकर चले गए। तारा और आरव दोनों ही पीछे से कहते हुए, अंकल आप सुनिए तो सही। अंकल, क्या हुआ? अंकल अंकल, पर वकील ने कोई भी बात नहीं सुनी और चुपचाप वहां से चले गए। तारा अब पूरी तरह से निराश हो गई थी। आरव लड़का के पापा शोर सुन बाहर आए और बोले, अरे वकील साहब, कहाँ चले गए, क्या हुआ? तारांकन, आरव बोला, पापा पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से उठकर चले गए और कहकर गए कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते। आरव के पापा बोले, पर बेटा, वो ऐसा क्यों बोल कर गए हैं? आरव लड़का बोला, पता नहीं पापा, ये सब क्या हो रहा है, और बेबस होकर तारा की तरफ देखा। तारा बोली, थे क्यों आपने मेरी इतनी मदद की? आरव के पापा बोले, अरे कोई नहीं, तुम आरव की दोस्त हो और मेरी बेटी जैसी हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और उसके सर पर हाथ फेरते वो थोड़ी देर और बात करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तारा भी उठाते हुए बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मॉम घर पर अकेली है, वो चिंता कर रही होगी, हम इस बारे में अब कल बात करेंगे, और वैसे भी रात हो गई है तो इस बारे में आज तो कुछ नहीं हो सकता। आरव लड़का बोला, चल ठीक है, मैं तुझे घर तक छोड़ कर आता हूँ, आंटी से भी मिल लूंगा। ये बोल आरव और तारा दोनों ही तारा के घर के लिए निकल गए। ऐसे ही करते करते 3-4 दिन बीत गए। तारा पाउटिंग बहुत सारे वकीलों के पास गई पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो आरव के घर पर बैठी थी। आरव के पापा ने किसी वकील को बुलाया था जो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसके पास भी फोन आया और वो भी मना करके चला गया। अब तारा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर बोली, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई तो है जो इन सब के पीछे है। तुम्हें याद है आरव, वो पुलिस वाले अंकल ने क्या कहा था जब मैं पहली बार पापा से मिलने गई थी, कि कोई है जिसने मेरे पापा को फंसाया है? आरव लड़का बोला, हम याद है, मुझे उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पापा को किसी ने जानबूझकर फंसाया है, पर तुम्हारे पापा की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो उन्हें इस तरह से फंसाएगा? आएगा।
तारा बोली वही तो पता करना है, पर कोई पापा से मिलने तक नहीं दे रहा है। तभी तारा सोचते हुए बोली चलो उन्हीं पुलिस वाले अंकल से जाकर बात करते हैं, हो सकता है वो कोई मदद कर दे। आरव बोला ठीक है उन्हीं के पास चलते हैं। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तारा का फोन बजा। उसके घर से फोन था। उसकी नौकरानी बहुत ही घबराई हुई थी। वो बोली दीदी आप जल्दी घर पर आ जाओ, मैम साहब को पता नहीं क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है। तारा बोली क्या हुआ मॉम को, तुम रुको मैं अभी आती हूँ, डॉक्टर को बुलाया। वो नौकरनी बोली जी दीदी मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे, बस आप भी जल्दी से घर आ जाइए। तारा बोली ठीक है तुम मॉम का ख्याल रखो, अभी आती हूँ, बस 10 मिनट में घर पहुँच गई हूँ। ये बोलता रानी फोन रख दिया और अपना बैग उठाकर घर के लिए भागी। आरव लड़का उसके पीछे भागा। क्या हुआ? तारा जल्दी से चलती हुई बोली आरव मॉम को पता नहीं क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है, अभी ममता दीदी का फोन आया था। आरव लड़का बोला रुको मैं भी चल रहा हूँ। तारानकन तारानकन और वो लड़का दोनों जल्दी से तारा के घर के लिए निकल गए हैं। उधर तारा के घर पर डॉक्टर साहब तारा की मॉम को चेक कर रहे थे।